जय हिंद दोस्तों, स्वागत है चैनल पे बड़ी खबर के साथ। एक बार फिर से सामने मौजूद यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी निकालने जा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। आखिरकार अंतिम डेट सामने आ चुका है। बताएंगे आपको कब से यात्रा निकलने जा रही है। इसी के साथ में जैसे ही छत्तीसगढ़ के अंदर पहले चरण के वोट डाले गए, वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटकर जेपी नड्डा की तस्वीर बीजेपी लगाने लगी है। दोस्तों बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण। और सिंधिया के गढ़ पहुंचे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तो वहीं पर सिंधिया के कई सारे समर्थकों को पार्टी में शामिल कराया है। इसी के साथ में जिस ज्योतिषी ने 2018 के अंदर कांग्रेस पार्टी के जीत के और एग्जैक्ट आंकड़े दिए थे, उसी ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों बताएंगे किस तरीके के आंकड़े इस बार को लेकर दिए जा रहे हैं। इसी के साथ में बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन ने लिया है बड़ा फैसला, आरक्षण की लिमिट बढ़ा दी गई है। दोस्तों इसी के साथ में आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी ने अपने 2 नेताओं को फिर से बर्खास्त कर दिया है। क्या पहले चरण के चुनाव के बाद बीजेपी को हार के संकेत मिल रहे हैं। इसी के साथ में केंद्रीय मंत्री का हुआ एक्सीडेंट, बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में क्या मध्य प्रदेश के अंदर मुसलमानों को वोट डालने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों बताएंगे कि ऐसा स्कीम लेकर आया गया है जिसकी जमकर आलोचना हो रही है और लोगों ने अब चुनाव आयोग में शिकायत करके बीजेपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की है। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी खबरों की तरफ सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर पहले चरण के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में शायद हार के संकेत मिल चुके हैं, इसीलिए अब जेपी नड्डा की तस्वीर लगाई जा रही है और मध्य प्रदेश के अंदर भी परिवर्तन की जोरदार लहर बह रही है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर 2024 में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से उखाड़कर फेंकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जमकर मेहनत करनी शुरू कर दी है। इस महीने 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में दोस्तों अगला मिशन कांग्रेस पार्टी का लोकसभा चुनाव 2024 है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की आगे की कार्रवाई के लिए तैयार हो गए हैं। मिली जानकारी ये बता रही है कि भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण राहुल गांधी जल्द शुरू करने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद राहुल गांधी दिसंबर में अपनी यात्रा लेकर निकलेंगे, जो फरवरी में समाप्त होगी। और इसी बीच राहुल गांधी 13 नवंबर को मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं, जहां पर चुनावी प्रचार के दौरान भारत जोड़ो यात्रा 2.0 का एक तरीके से दृश्य दिखाएंगे। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर ताबड़तोड़ रैली करने जा रहे हैं राहुल गांधी। 17 नवंबर को चुनाव से पहले 8 तारीख यानी आज छत्तीसगढ़ में दौरा करेंगे। 9 तारीख को मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहेंगे, 10 तारीख को सतना में और 13 तारीख को भोपाल के अंदर उनकी सभा होने वाली है। इसके साथ में आपको बता दें कि खड़गे बोले, कहा मोदी और चौहान में लगा है कंपटीशन की कौन कितना बैकवर्ड है। ग्वालियर में कहा कि भाजपा में 5 पांडव है, एक है मोदी, शिवराज, ईडी, सीबीआई, आईटी, यानी ये सारे लोग मिलकर भाजपा को चुनाव जिताने का प्रयास करते हैं। इसमें सीबीआई, ईडी और आईटी का जो नाम लिया है उन्होंने साफ तौर पर हाल फिलहाल में किए गए छापेमारी से जोड़कर इसे देखा जा सकता है। साथ साथ दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर बीते दिन लगभग 20 सीटों पर चुनाव कराए गए। मेघालय के अंदर भी चुनाव हुए, 20 सीटों पर हुए चुनाव के अंदर लगभग 70% के आसपास वोट डाले गए हैं, जबकि ज्यादातर सीटें ऐसी थी जहां पर नक्सल प्रभावी क्षेत्र जिसे कहा जाता है। लेकिन दोस्तों पहले चरण के नतीजे के आने से पहले ही अब क्या बीजेपी को हार का डर सताने लगा है। यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनावी प्रचार में जो अब तक केवल प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर दिखाई दे रही थी, अब जेपी नड्डा और बीजेपी के अन्य नेताओं की तस्वीर दिखाई देने लगी है। पत्रिका में छपी एडवर्टीजमेंट को लेकर लोगों ने तंज कसते हुए कहा है कि यहाँ तो केवल जेपी नड्डा की तस्वीर दिखाई दे रही है, क्या बीजेपी को अब हार का डर सताने लगा है। छत्तीसगढ़ के पहले चरण के चुनाव को लेकर उठ रहे कई सारे सवाल। दोस्तों के साथ में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता को शायद अब हार का डर सता रहा है। यही बड़ा कारण है कि लोगों को बर्तने बांटकर वोट इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों जिला निर्वाचन कार्यालय को मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा क्रमांक संख्या 41 सागर में साहू समाज ने 5 नवंबर को साहू समाज धर्मशाला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसकी जानकारी निर्वाचन आयोग को किसी व्यक्ति ने दी। साहू समाज धर्मशाला में चल रहे कार्यक्रम में चुनाव आचार संहिता का खुले तौर पर बीजेपी के प्रत्याशी शैलेंद्र जैन ने उल्लंघन किया है। दोस्तों आपको बता दें कि साहू समाज धर्मशाला में चल रहे कार्यक्रम के दौरान एक पैकेट में बर्तनों का वितरण किया गया और भोजन की व्यवस्था की गई है। बड़ी बात यह है कि जो बर्तन बांटे गए हैं उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का लोगो लगाया गया है। इसमें लिखा है सप्रेम भेंट शैलेंद्र जैन विधायक सागर मध्य प्रदेश, यानी बड़े प्रेम से भेंट कर रहे हैं सागर के विधायक। अब शायद उनको एक बार फिर से मुलाकात करने के लिए, भेंट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जाना पड़े। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को थोड़ी हिम्मत जुटानी चाहिए और भाजपा के ऐसे नेताओं के खिलाफ जल्द से जल्द मजबूत से कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों साथ साथ एक ज्योतिषी है शास्त्री कौशलेंद्र दास, जिन्होंने इससे पहले 2018 के चुनाव को लेकर जो आंकड़े बताए थे अपने ज्योतिषी के माध्यम से, वो बिल्कुल सही सटीक साबित हुए थे। 2018 में 7 दिसंबर को उन्होंने आंकड़े बताते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी को 104 सीटें और बीजेपी को 73 सीटें राजस्थान के चुनाव में मिलेगी और 23 सीटें अन्य को मिलेगा। जब नतीजे सामने आए 12 तारीख को, तो कांग्रेस पार्टी को इतनी ही सीटें, भाजपा को इतनी ही सीटें और अन्य को भी इतनी ही सीटें मिली थी, यानी एग्जैक्ट उन्होंने आंकड़ा बताया था। और अब 2023 को लेकर भी उनकी ओर से बड़ी जानकारी दी गई है। शास्त्री कौशलेंद्र दास ने जो जानकारी इस बार 2023 को लेकर दी है, उनका मानना है कि राजस्थान के अंदर 85 भाजपा को सीटें मिल रही है। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाएगी 105 के आंकड़े के साथ में, 10 सीटें अन्य को मिलेगी, यानी अन्य के वोट इस बार कम होंगे तो बीजेपी को सीटें मिलेंगी जरूर, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सीटों में कोई गिरावट
नहीं होगी। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ जब छत्तीसगढ़ के अंदर पहले चरण के वोट कल डाले गए तो इस दौरान कुछ ऐसी हरकतें की गई है जिन हरकतों की शिकायत कांग्रेस पार्टी की ओर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कराई गई है। दोस्तों बीजेपी के प्रत्याशी एक अलग तरीके की पर्ची बांट रहे थे। लोगों के पहचान पत्र के संख्या के साथ साथ लोगों के नाम, एड्रेस और किस बूथ पर वोट डालेंगे इसकी जो पर्ची निकलती है उसमें भाजपा का पार्टी का सिंबल लगाकर और बीजेपी के प्रत्याशी का नाम लिखकर लोगों को बांटा जा रहा था। कांग्रेस पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इस पूरे मामले पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई है। दोस्तों साथ साथ बता दें कि बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन ने आखिरकार 2024 के चुनाव से पहले अपना राजनीतिक कार्ड खेल दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को बिहार विधानसभा में जातिगत सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा के अंदर एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें जो अभी आरक्षण की लिमिट है 50% उसे बढ़ाकर 65% कर दी गई है। यानी ओबीसी, ईबीसी और एससी समाज के लोगों के रिजर्वेशन को बढ़ाया गया है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि इस बार उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जाति आधार पर ये आरक्षण की लिमिट बढ़ाई जा रही है। जो पहले 50% हुआ करती थी अब 75% हो गई है, क्योंकि 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिल रहा है यानी अपर कास्ट को आरक्षण मिल रहा है। बाकी 50% पहले मिल रहा था जो बढ़ाकर 65% कर दिया गया है। टोटल 75% आरक्षण अब बिहार में लागू हो जाएगा। देखते हैं इस पर बीजेपी की ओर से क्या रिस्पांस सामने आता है। दोस्तों साथ साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री केसीआर बुरी तरीके से फंस गए हैं। जहां पर एक और मुख्यमंत्री केसीआर के सामने गजवेल से कांग्रेस पार्टी ने दमदार उम्मीदवार उतारा है तो बीजेपी के उम्मीदवार के समर्थन में भी भारी संख्या में लोग दिखाई दिए हैं। नामांकन के दौरान की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि अब केसीआर के लिए इस सीट पर जबरदस्त मुश्किलें बढ़ गई है। साथ साथ दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर पहले चरण के चुनाव के बाद बीजेपी को अपने नेताओं को सस्पेंड करना पड़ रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति छत्तीसगढ़ के अंदर बन गई है। बिलाईगढ़ विधानसभा में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष जालान ने मीडिया के सामने भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का निष्कासन करने की बात कही है। उन्होंने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रहकर काम करने वाले कार्यकर्ता दीपक सिंघानिया और सीताराम कहार जो बिलाईगढ़ विधानसभा के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध प्रचार प्रसार कर रहे थे, पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने के कारण उनको 6 सालों के लिए प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड किया गया है। यानी दोस्तों पहले चरण के चुनाव के बाद अब सस्पेंशन करने पड़ रहे हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति हो गई है। साथ साथ छत्तीसगढ़ में मतदान शुरू होते ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया। अपने एक्स प्रोफाइल पर उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि पिछले 15 वर्ष की बीजेपी के खिलाफ और पिछले 5 वर्षों में उनके द्वारा किए गए कार्यों पर बहस करने के लिए अमित शाह ने मुझे चुनौती दी थी। मैं इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मैंने उनके लिए सीटें भी तैयार कर रखी है। आपको बता दें कि एक काले सोफे की तस्वीर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि जिस पिंडरिया विधानसभा में अमित शाह ये बात बोलकर गए थे, मुझे चुनौती देकर गए थे, उसी पिंडरिया विधानसभा में जाकर मैंने चुनौती को स्वीकार कर लिया है। आपने अभी तक मंच, तारीख और समय तय नहीं किया लेकिन जनता ने मंच तैयार कर लिया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जिस सोफे की तस्वीर पोस्ट की है उसमें एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम लिखा हुआ है। दोस्तों यानी अमित शाह को भाषण देकर भागने से अच्छा आना चाहिए था, डिबेट करना चाहिए था। एक मुख्यमंत्री उन्हें डिबेट करने के लिए बुला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता या नेता उनको नहीं बुला रहा है। कम से कम मुख्यमंत्री से बहस करने के लिए आना चाहिए था अमित शाह को, लेकिन जो आदत पुरानी है वही आदत का पालन कर रहे हैं। उनको थोड़ी हिम्मत जुटानी चाहिए थी लेकिन शायद हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों साथ साथ हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री खट्टर की तस्वीर के साथ में कई सारे एडवर्टीजमेंट दिए जा रहे हैं। लोगों ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते पूछा है कि ये पैसा कहां से आ रहा है, जिसका जवाब बीजेपी के लोगों को देना चाहिए कि इन पैसों को प्रचार की जगह क्या जनता के हितों में खर्च नहीं किए जा सकते थे। साथ मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बीच एक घटना सामने आई है। केंद्रीय मंत्री और नरसिंहपुर से विधानसभा के प्रत्याशी प्रहलाद पटेल की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। हालांकि हादसे में उन्हें किसी तरह कोई चोट नहीं आई है लेकिन उनका वाहन जिस बाइक से टकराया था उस पर सवार 3 लोग घायल हो गए। हादसा रोड साइड से आ रही बाइक को बचाने के चक्कर में हुआ। मंत्री पटेल अमरवाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करने गए थे। रोड शो प्रचार के बाद छिंदवाड़ा लौट रहे थे। इस दौरान अमरवाड़ा के अंदर सिंगोड़ी के बाईपास के पास ये घटना हो गई है। दोस्तों इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की जा रही है कि आखिर इस पूरे घटना में क्या हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। एक युवक की मौत की भी जानकारी दी जा रही है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गुंडई को लेकर एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां पर यूपी के अंदर लोगों ने अपने घरों पर अपने घर को बिकाऊ बताया है और इस पर लिखा है कि भाजपा एससी मोर्चा के दबंग नेताओं के डर के कारण ये मकान बिकाऊ है। यानी भाजपा नेता के गुंडई के कारण घर बेचे जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर भाजपा के नेताओं को समझना चाहिए कि अगर उनकी सरकार है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खुलकर गुंडई करेंगे। इस तरह के कई सारे मामले सामने आए हैं और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के अंदर कानून के राज की बात करते हैं, शायद उनको ये खबर मिल गई होगी लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। जो भी अपडेट आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ उद्धव ठाकरे बोले, कहा अगर भूपेश बघेल बीजेपी में शामिल हो जाए तो महादेव बेटिंग ऐप हर हर महादेव ऐप बन जाएगा। साथ साथ दोस्तों वोटिंग के दिन अजमेर शरीफ जाने के लिए लोगों को उकसाया जा रहा है और 51 रुपए में यात्रा कराई जा
रही है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पहुंची है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के प्रत्याशी जनता के बीच में जाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। कई संगठन वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में उज्जैन के उत्तर विधानसभा सीट में मुस्लिम समुदाय के लोगों को 2 दिनों के लिए अजमेर शरीफ यात्रा के लिए ले जाया जा रहा है और 51 रुपए का ऑफर दिया गया है कि मात्र 51 रुपए दीजिए और आपको 2 दिनों तक अजमेर की यात्रा कराई जाएगी। और जो 2 दिन तय किए गए हैं उसमें 16 तारीख और 17 तारीख है, यानी एक साजिश के संकेत मिल रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को कम वोट डलवाने के लिए इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को जब इसकी भनक लगी तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार माया राजेश त्रिवेदी ने अपने वकील के साथ जाकर निर्वाचन आयोग में इसकी शिकायत की है और बताया है कि यह साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है और 17-18 तारीख यानी जिस दिन वोट डाला जाएगा उसके 2 दिनों के अंदर ही वोटिंग के दिन भी अजमेर में लोगों को रखने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर बताएगा। साथ साथ एलवीस यादव मामले में शिकायतकर्ता पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर सुरक्षा की मांग की गई। एलवीस यादव मामले में शिकायतकर्ता है गौरव गुप्ता, मिल रही है जान से मारने की धमकी, जिसके बाद ये मांग की गई है। साथ साथ यूपी के अंदर कांग्रेस पार्टी मानो बड़े बड़े नेताओं के लिए और खासकर ब्यूरोक्रेट्स के लिए एक पॉपुलर पार्टी बनती जा रही है। कांग्रेस पार्टी में कई सारे अधिकारियों ने ज्वाइनिंग की है और एक और बड़े अधिकारी हैं यूपी के पूर्व डीआईजी उमेश कुमार, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश पहुंचे कन्हैया कुमार ने पार्टी के लिए जोरदार सभा की है। इस दौरान कन्हैया कुमार बोले, कहा मध्य प्रदेश में कांग्रेस को ऐसी जीत दिलाइए कि अमित शाह भी कुछ ना कर सके, यानी ऑपरेशन कमल चलाते चलाते थक जाएंगे लेकिन कुछ भी नहीं हो पाएगा। इस तरीके से जीत मिलनी चाहिए। साथ साथ ममता बनर्जी बोली, कहा प्रधानमंत्री मोदी पर तंज, मैं कभी स्टेडियम और ट्रेन का नाम अपने नाम पर नहीं रखवाती हूँ। साथ साथ दोस्तों सच्ची देशभक्ति यही है कि आप जागरूक बने और सरकार से पूछे 10 साल में आपने किया क्या है। प्रियंका गांधी सभा को संबोधित कर रही थी, वहीं पर राज्य सरकार पराली जलाने की घटनाओं पर तत्काल रोक लगाए। इसे रोकने के लिए जिम्मेदार स्थानीय एसएचओ को दी जानी चाहिए। यानी पंजाब में जिस तरीके से पराली जलाई जा रही है जिसके कारण पूरे एनसीआर के अंदर हवा प्रदूषित हो चुकी है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि गैस चैम्बर के अंदर जी रहे हैं। तो मामले पर सुनवाई की है सुप्रीम कोर्ट ने और राज्य सरकार से कहा है कि एसएचओ की जिम्मेदारी तय करिए कि पराली ना जलाया जाए। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे रविंदर सिंह भाटी, लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया। इसके बाद युवा नेता होने के कारण कार्यकर्ताओं ने मांग की कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए। तो अब रविंदर सिंह भाटी ने राजस्थान के सिर्फ विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। चुनाव का रिजल्ट तो अब भविष्य की गर्व में है, लेकिन ये बात तय हो गया है कि जमीनी स्तर से लेकर सोशल मीडिया तक उनका जोरदार दबदबा है। उनके नामांकन के दौरान भारी हुजूम देखने को मिला है। वर्षों के बाद देश के अंदर छात्र राजनीति के सहारे कोई युवा राजनीति में सक्रिय होने जा रहा है। दोस्तों इस पूरे मामले पर उनकी जमकर तारीफ भी की जा रही है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि बीजेपी में वो शामिल हुए थे, शायद उनको टिकट की आस थी, लेकिन भाजपा ने युवा को आगे बढ़ाने की जगह अपने पुराने नेताओं पर भरोसा जाहिर किया है। साथ साथ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी एसजीपीसी के अध्यक्ष पद का चुनाव होने वाला है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी को एक बार फिर से शिरोमणि अकाली दल ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। उनके साथ ही लगभग ये तय माना जा रहा है कि धामी एक बार फिर से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बनेंगे। धामी को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी प्रतिक्रिया दी है। सुखबीर सिंह बादल ने लिखा कि एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी को एसजीपीसी का प्रधान पद के लिए शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार के रूप में चुने जाने पर बधाई। खालसा पंथ और उसकी संस्थानों की सेवा के प्रति धामी का समर्पण पर अद्वितीय है। मुझे विश्वास है कि वो अपने कार्यकाल में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। इसी के साथ में दोस्तों सामाजिक आर्थिक सर्वे जारी किया बिहार सरकार ने। इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन में मौजूद जीतन राम मांझी ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी को कह दिया कि आप मेरे साथ किसी भी गांव में चलिए, यदि 1% से ज्यादा मुसहर और भूया जाति के अमीर होंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। दरअसल दोस्तों मुसहर समाज के लोगों को लेकर जो इकोनॉमिकल डेटा दिया गया है इसमें कहा गया है कि बिहार में लगभग 45% से ज्यादा मुसहर समाज के लोग हैं जो अमीर है, 46% से ज्यादा भूया समाज के लोग हैं जो अमीर है, जिसे लेकर जीतन राम मांझी ने नाराजगी व्यक्त की है और इसके डेटा को गलत बता रहे हैं। साथ साथ दोस्तों हाल ही में बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनावत ने गुजरात के द्वारकाधीश में मीडिया से बात करते हुए लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे। इसके बाद हिमाचल प्रदेश का सियासी पारा गर्म हो गया है। कंगना रनावत के चुनाव लड़ने के बयान पर कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। प्रतिभा सिंह ने मंगलवार को शिमला में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कहा कि अगर कंगना रनावत खुद को सक्षम समझती हैं तो वो चुनाव लड़ सकती हैं। वह चुनाव किस पार्टी से लड़ना चाहती है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मीडिया से उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी अपनी यात्रा शुरू करने जा रही है, भारत जोड़ो यात्रा, जो इस बार हाइब्रिड होगा, यानी कुछ देर तक पैदल चला जाएगा और उसके बाद गाड़ियों से यात्रा करी जाएगी। साथ साथ दोस्तों पत्रकारों से रमेश बिधूड़ी काफी ज्यादा बौखला गए। आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर प्रचार करने के लिए बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को भेजा है जो एक गुर्जर समाज से आते हैं और उन सीटों पर उनका ज्यादा फोकस है जहां पर गुर्जर समाज के लोग ज्यादा संख्या में है, बहुतायत संख्या में है। प्रचार के दौरान रमेश बिधूड़ी मीडिया से बात करते हैं। मीडिया वाले उनसे गालियों को लेकर सवाल पूछते हैं जो उन पर आरोप लगे हैं कि पार्लियामेंट में उन्होंने जमकर गालियां दी है। और इसी के साथ में मणिपुर और ब्रजभूषण
भूषण शरण सिंह को लेकर भी सवाल पूछे जाते हैं, जिससे काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और पत्रकारों को ही उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं। दोस्तों साथ साथ यूपी में अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया है। पहले प्रस्ताव महापौर प्रशांत सिंघल ने पास करवाया। बैठक में सभी पार्षदों ने मिलकर सर्वसहमति से नाम बदलने को लेकर मंजूरी दे दी। इसके बाद यूपी के अंदर योगी कैबिनेट की ओर से नाम बदलने को मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों यानी चुनाव से चंद दिन पहले अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया है। साथ साथ आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती मध्य प्रदेश के अंदर प्रचार करने के लिए पहुंची थी, जहां पर उन्होंने कहा कि जातीय आरक्षण की बातें की जा रही है। बीजेपी कांग्रेस दोनों जातीय जनगणना की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी केवल दलितों को नौकरी में आरक्षण देने की बात कर रही है, न कि सरकार बनने पर लागू कर रही है। केवल वादे किए जा रहे हैं। साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर द इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के अनुसार इस बार कम से कम 17 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां पर बागी नेताओं के कारण चुनाव के समीकरण पूरी तरीके से बदल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई सारे ज्यादातर सीटों पर बागी हैं, जिसके कारण समीकरण में उलटफेर देखने को मिल रहा है और इसीलिए दोस्तों तमाम सर्वे के अंदर अच्छे खासे चुनाव का रेंज बताया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ये बताती है कि इन बागियों के चुनाव लड़ने के कारण सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को हो रहा है। साथ साथ दोस्तों कर्नाटका के मिनिस्टर हैं सतीश जारकीहोली, जिन्होंने कहा कि हर समुदाय के लोगों को सीएम बनने का पूरा अधिकार है। दरअसल कर्नाटका में मुख्यमंत्री को बदलने या फिर कई सारे डिप्टी सीएम बनाने को लेकर हाल फिलहाल में चर्चाएं तेज की गई है। इस पूरे मामले पर अब कर्नाटका के मिनिस्टर सतीश जारकीहोली की ओर से दिए गए बयान पर चर्चाएं और तेज होगी कि क्या मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर दबाव बनाया जा रहा है, क्या उनके साथ और भी डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे या फिर मुख्यमंत्री बदलने को लेकर भी चर्चाएं चल रही है। जो भी अपडेट आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों साथ साथ अमित जोगी ने सीएम भूपेश बघेल के सामने चुनाव लड़ने का फैसला लिया और अब मीडिया से बात करते उन्होंने बताया है कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया है। दरअसल दोस्तों अमित जोगी ने विधानसभा सीट पर प्रचार करना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैं इस सीट पर आया हूं। उन्होंने कहा कि मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूं, अगर मुझे डर होता तो मैं 2 सीट से चुनाव लड़ सकता था, लेकिन मुझे पाटन की जनता पर पूरा भरोसा है कि पाटन की जनता इस बार भूपेश बघेल को नहीं बल्कि उनको वोट देकर जिताएगी। हालांकि दोस्तों इस पूरे मामले पर तरह तरह के दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि अमित जोगी के चुनाव लड़ने के कारण ये त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। साथ साथ पूरी कोशिश की गई थी लेकिन गठबंधन नहीं बन पाया, इसलिए एक साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके कमलनाथ से जब मीडिया वालों ने सवाल पूछा कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी को आप लोगों ने साथ में लेकर चुनाव क्यों नहीं लड़ा, तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत प्रयास किया, हालांकि प्रयास सफल नहीं हो पाया, लेकिन उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी सारी की सारी सीटें जीतेगी। दरअसल दोस्तों समाजवादी पार्टी ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी कि लगातार कांग्रेस पार्टी से बातचीत चल रही थी, लेकिन अचानक से बातचीत टूट गई और उनको चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया गया। साथ साथ राजस्थान में कांग्रेस जीती तो सीएम का फैसला हाईकमान और एमएलए बैठकर लेंगे, कोई एक नेता कुछ डिसाइड नहीं करने वाला है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बातें स्पष्ट करके संकेत दे दिए हैं कि पार्टी किसी एक नेता के नाम पर आगे नहीं बढ़ना चाहती है, बल्कि सबको साथ में लेकर चलना चाहती है। इसके बाद माना जा रहा है कि सचिन पायलट जिस समाज से आते हैं उस समाज के लोग भी कांग्रेस पार्टी को जमकर वोट करेंगे। साथ साथ दोस्तों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है, जिसमें प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी के नेता एक गुलदस्ता देते हैं, हालांकि गुलदस्ता के अंदर फूल ही नहीं होता। इसके बाद कई सारे सवाल खड़े किए गए कि आखिर ये गुलदस्ता खाली क्यों दिया गया है। इस पूरे मामले पर एक और बयान सामने आया है। आपको बता दें कि खाली गुलदस्ता देने वाले नेता ने बताया कि उन्होंने जानबूझकर प्रियंका गांधी को खाली गुलदस्ता दिया है ताकि वह यह बता सके कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आम लोगों को इस तरीके से बेवकूफ बना रही है, जहां पहले से फूलों से भरा हुआ गुलदस्ता दिखाया जाता है लेकिन बाद में पता चलता है कि इसमें फूल ही नहीं है। एक तरीके से दोस्तों भाजपा के लोग इस वीडियो का शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी के लोगों पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन उस नेता ने बीजेपी का निशाना साधने से पहले ही भाजपा को करारा जवाब दे दिया है। इसी के साथ में अखिलेश यादव की कांग्रेस पार्टी को चेतावनी, कहा इन्होंने मध्य प्रदेश में हमसे दूरी बनाई, अब हम इनसे यूपी के अंदर भी दूरी बनाएंगे। दरअसल दोस्तों इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन ये टिप्पणी उनकी ओर से सामने आई है। इसी के साथ में राजस्थान की कुल 200 विधानसभा सीटों पर 25 नवंबर को वोटिंग की जाएगी। कांग्रेस के मौजूदा विधायक सालेह मोहम्मद सीट पर सत्ता विरोधी रुझान को कम करने की उम्मीद कर रहे हैं। उनका मानना है कि लोग उनके विकास कार्यों पर वोट डालेंगे। दरअसल मोहम्मद ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस सरकार ने ऐतिहासिक विकास के कार्य किए हैं और धर्म कोई यहाँ पर मुद्दा नहीं है। दरअसल दोस्तों पोखरण में बीजेपी ने जिसे उम्मीदवार बनाया है उसके कारण मामला काफी ज्यादा धार्मिक हो गया है। विश्लेषक ये बताते हैं कि इस बार का चुनाव धर्म के आधार पर इस सीट पर हो सकता है, जिससे कांग्रेस पार्टी के नेता के लिए समस्याएं बढ़ सकती है। आप लोग किस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर जो पहले चरण के वोट डाले गए हैं उसमें कुछ जानकारियां सामने आई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया है कि लगभग 5 बजे तक में पंडरिया विधानसभा में 71% लोगों ने वोट डाले हैं। कवर्धा के अंदर 72% लोगों ने वोट डाला है, यानी 7 बजे तक ये आंकड़े और ज्यादा बढ़ेंगे। लगभग 75% से ज्यादा या यूं कहिए 80% के आसपास वोटिंग होने के संकेत दिए जा रहे हैं। खैरागढ़ के अंदर 76% वोटिंग होने की जानकारी दी गई है। डोंगरागढ़ के अंदर 70% वोट डाले गए हैं। ये आंकड़े 5 बजे तक के हैं। सबसे कम बीजापुर में 40% वोट डले हैं जो नक्सली प्रभावित एरिया है। 50% कोंटा के अंदर वोट डाले गए हैं। हालांकि ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ना चाहिए था, लेकिन नक्सलियों के दबाव के कारण ये आंकड़े ज्यादा बढ़ते नहीं है। आगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई जो भी अपडेट आएगी आप लगातार
पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों इसी के साथ में नीतीश कुमार के बयान को लेकर जमकर आलोचना करते हुए भाजपा के लोग दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि केदारनाथ में राहुल गांधी और वरुण गांधी एक साथ दर्शन करने के लिए पहुंच गए थे। हालांकि ये बताया जा रहा है कि ऐसा होना कोई प्रायोजित नहीं है, बल्कि ये कोइंसिडेंट है कि दोनों नेता एक साथ एक टाइम पर केदारनाथ में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन केदारनाथ मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हैं अजेंद्र अजय, जिन्होंने दावा किया है कि केदारनाथ में राहुल गांधी और वरुण गांधी ने आपस में मुलाकात की है, क्योंकि दोनों नेता एक साथ मंदिर में मौजूद थे। और ऐसे में 2024 के चुनाव को लेकर कई सारे समीकरण भी बदलते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों वरुण गांधी को लेकर माना जा रहा है कि वो बीजेपी से चुनाव तो नहीं लड़ेंगे और भाजपा शायद इस बार उन्हें टिकट दे भी ना, तो क्या वो कांग्रेस पार्टी के अंदर अपना भविष्य देख रहे हैं। हालांकि ये पूरा मामला एक कोइंसिडेंट का ही है, लेकिन इस पर कई सारे और हैं। अगर आप लोगों को खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे तक अपने चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।